वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। तो फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जो कि आगामी किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका 72 बीपीएससी के लिए। तो चलिए फास्ट रिवीजन करते हैं। संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, ये किस में है? तो ये है आपको अनुच्छेद 1 से 4 में है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। देखते हैं, चलिए। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 में है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। भारत का राज्य क्षेत्र तीन भागों से मिलकर बना है। तो किस किस राज्य से मिलकर बना हुआ है? जैसे राज्यों के क्षेत्र, भारत का राज्य क्षेत्र 3 भागों से मिलकर बना है। तो ये हो गया आपको राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र, वे क्षेत्र जो भारत भविष्य में प्राप्त करे। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? संविधान में फेडरेशन शब्द के स्थान पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारत का संघ राज्य के समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए कोई राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस में है? ये है आपको अनुच्छेद 2 में। ये पूछा जा सकता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 2 में क्या क्या है? और संसद को अधिकार है कि वह नए राज्यों को भारत संघ में सम्मिलित कर सकती है, नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। सिक्किम को 1975 में भारत का 22वां राज्य बनाया गया। राज्यों का निर्माण तथा सीमाओं में परिवर्तन, ये किस चीज़ में है? तो ये अनुच्छेद 3 में है, आर्टिकल 3 में है। राज्यों का निर्माण तथा सीमाओं में परिवर्तन अनुच्छेद 3 में है, जो कि अब संसद विधि द्वारा नया राज्य बना सकती है। अनुच्छेद 3 में क्या है? ये नया राज्य बना सकती है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है। ये अनुच्छेद 3 जो है ना, किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र ये घटा भी सकती हैं। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। ये कौन कर सकती है? तो ये अनुच्छेद 3 कर सकती है। राज्य का नाम बदल सकती है। तो ये अधिकार किसको है? तो ये अनुच्छेद 3 में अधिकार है कि हम किसी भी राज्य का नाम भी बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया आपको तेलंगाना 2014 में नाम बदला, 2014 में उत्तराखंड, 2000 में छत्तीसगढ़ का, 2000 में और झारखंड का 2000 में। प्रक्रिया क्या है? तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। संबंधित राज्य की विधानसभा से राय मांगी जाती है। राज्य की राय बाध्यकारी नहीं होती। साधारण बहुमत से विधेयक पारित किया जा सकता है। सब देख, अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बने कानून अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इन्हें संसद साधारण बहुमत से पारित कर सकती है। परीक्षा उपयोगी क्या क्या पूछा जा सकता है? भारत राज्यों का संघ है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो गया आपको फजल अली। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। कब बना था? तो 2014। तो अब देखते हैं राज्यों का सीमाओं का परिवर्तित नियम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार
संसद को राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के शक्तियाँ प्राप्त हैं। संसद निम्न कार्य कर सकती है। तो संसद क्या क्या कार्य कर सकती है, चलिए देख। संसद निम्न कार्य कर सकती है। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना सकती है। किसी राज्य का नाम बदल सकती है। ये सब कितने हैं? तो ये सब सारे हैं अनुच्छेद आर्टिकल 3 में। अब इसका प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया, ऐसा विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा पर संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानसभा से उसकी राय मांग सकता है। तो क्या है? तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानसभा से उसकी राय मांग सकती है। राज्य विधानसभा की राय बाध्यकारी नहीं होती। अंतिम निर्णय क्या था? तो संसद द्वारा साधारण बहुमत से मिलना। महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था आपको 1953 को। गुजरात एवं महाराष्ट्र का गठन हुआ था कब? तो 1960 में। छत्तीसगढ़, ये सब काफ़ी ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, बार बार पूछता है। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड तथा झारखंड ये कब बना है? तो ये 2000 में बना है। तेलंगाना 2014 में। तब यहाँ पे क्या है? परीक्षा में पूछा जा सकता है ये सब में। राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रफल एवं नाम में परिवर्तन का अधिकार संसद को अनुच्छेद 3 के अंतर्गत प्राप्त है। भारत का क्षेत्र अनुच्छेद 1 और राज्य का पुनर्गठन अनुच्छेद 3 अवसर परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश। भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, राजधानी जिसका होता है आपको पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की राजधानी हो गई आपको चंडीगढ़। और दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, इसकी राजधानी हो गई आपको दमन। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT, ये इसका कहाँ? तो दिल्ली की राजधानी हो गई आपको नई दिल्ली। जम्मू और कश्मीर, ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीलंका और शीतकालीन राजधानी हो गई आपको जम्मू। लद्दाख का मुख्यालय हो गया आपको लेह और लक्षद्वीप का राजधानी कवरत्ती और पांडुचेरी की राजधानी पांडिचेरी। देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पांडुचेरी में विधानसभा है। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब देखते हैं यहाँ पे ट्रिक से। दादा दिल से जम्मू लद्दाख लक्ष्मी पुकारे। से हो गया अंडमान निगम निकोबार। से हो गया चंडीगढ़। दादा से हो गया आपको दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव। दिल से दिल्ली, जम्मू से हो गया जम्मू कश्मीर, लद्दाख से हो गया लद्दाख, लक्ष्मी से हो गया लक्षद्वीप और पुकारे मतलब पांडुचेरी।
अब देखते हैं हम लोग नागरिकता का अर्थ। नागरिकता, सिटीजनशिप, किसी व्यक्ति और राज्य के बीच वह वैधानिक लीगल संबंध है जिसके आधार पर व्यक्ति को राज्य में कुछ अधिकार, राइट्स प्राप्त होते हैं तथा उसके प्रति कुछ कर्तव्य, ड्यूटी भी होते हैं। अब इसका परिभाषा देख लेते हैं। नागरिकता वह स्थिति है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी देश का विधिक सदस्य माना जाता है और उसे उस देश के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रमुख बिंदु। नागरिकता व्यक्ति की राष्ट्रीय पहचान को दर्शाती है। नागरिक को मतदान का अधिकार एवं अन्य संवैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिक राज्य के प्रति निष्ठा रखता है तथा कानूनों का पालन करता है। भारत में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था है। भारतीय संविधान में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। नागरिकता का विस्तृत प्रावधान नागरिकता अधिनियम 1955 में किया गया है। अब परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ पॉइंट हैं, देख लेते हैं। राज्य और व्यक्ति के बीच अधिकारों एवं कर्तव्यों पर आधारित कानूनी संबंध को नागरिकता कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। नागरिकता प्राप्ति के सिटीजनशिप एक्ट जो कि 1955 का है। भारतीय नागरिकता मुख्यतः 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। जन्म के द्वारा, बाय बर्थ। भारत में जन्म लेने पर निर्धारित शर्तों के अनुसार नागरिकता प्राप्त होती है। जन्म की तिथि के अनुसार नियम अलग अलग हैं। दूसरा है वंश द्वारा, बाय डिसेंट। यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हुआ है लेकिन उसके माता या पिता भारतीय नागरिक हैं तो वह वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तीसरा हो गया पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन। निम्न श्रेणी के व्यक्ति आवेदन करके नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय नागरिक से विवाह करने वाला व्यक्ति, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, OCI कार्ड धारक की कुल श्रेणियां आदि। ये देशीय, अब देखते हैं देशीकरण, प्राकृतिकरण द्वारा, नेचुरलाइजेशन। कोई विदेशी नागरिक निर्धारित अवधि तक भारत में निवास करने तथा अन्य कानूनी शर्तें पूरी करने पर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। क्षेत्र के भारत में विलय द्वारा। यदि कोई नया क्षेत्र भारत में सम्मिलित होता है तो उस क्षेत्र के निवासी भारत के नागरिक बन सकते हैं। उदाहरण हो गया आपको गोवा, पांडुचेरी आदि। महत्वपूर्ण तथ्य है, भारतीय नागरिकता का प्रावधान संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में है। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्ति एवं सम्मानित का आधार है। अब देख लेते हैं इसका ट्रिक याद करने का क्या है। 5 तरीके याद करने का है। ज, व, प, दे, पक्ष। ये हो गया आपको। ज से हो गया जन्म से, वंश से, पंजीकरण से,
विदेशीकरण क्षेत्र का विलय। अब देख लेते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA। नागरिकता संशोधन अधिनियम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019 भारतीय संसद द्वारा दिसंबर 2019 में पारित किया गया एक कानून है जिसने नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधित किया। मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हुए अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना। CAA के प्रमुख प्रावधान किन समुदायों को लाभ है? तो पहला देख लेते हैं निम्न 6 धार्मिक समुदायों को हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। दूसरा किन देशों से आए लोगों पर लागू होगा ये CAA? तो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। कट ऑफ तिथि जो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आ चुके हैं। नागरिकता प्राप्त अवधि सामान्यतः नागरिकता हेतु 11 वर्ष निवास आवश्यक है। तो नागरिकता के लिए क्या है आपको? तो कहीं पे भी सामान्यतः नागरिकता हेतु 11 वर्ष निवास करना आवश्यक था, जिसे इस पास व्यक्तियों के लिए घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। CAA कहाँ लागू नहीं होगा? तो ये हो गया आपको संविधान की 6ठी अनुसूची के अधिनियम क्षेत्र, इधर इनर लाइन परमिट ILP वाले क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मिजोरम में और मणिपुर आदि में नहीं होंगे। और CAA से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो CAA भारतीय नागरिकों की नागरिकता नहीं छीनेगा, बल्कि कुछ विदेशी प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। यह कानून मार्च 2024 में नियम अधिसूची होने के बाद लागू हुआ। अब इसका विवाद क्या है? सरकार का मत क्या था? धार्मिक उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों को संरक्षण देना। उसके बाद आलोचकों का मत था इससे मुस्लिम समुदाय के अधिकार नहीं किए गए हैं, इसलिए यह भेदभावपूर्ण माना गया। CAA 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का विशेष प्रावधान प्रदान करता है। अब देखते हैं मौलिक अधिकारों का परिचय। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो भारत के प्रत्येक नागरिक के व्यक्तित्व के विकास, स्वतंत्रता, समानता तथा गरिमामय जीवन के लिए आवश्यक माने गए हैं। इस अधिकारों की जानकारी संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित किया गया है। मुख्य तथ्य सभी संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रेरणा कहाँ से ली गई हैं? तो ये अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से ली गई है। इन्हें संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये अधिकार नागरिकों के रक्षक के समान कार्य करते हैं। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित एवं प्रवर्तनीय है। इनके उल्लंघन पर नागरिक
सीधे सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार, ये किसमें है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में। कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध, सार्वजनिक रोजगार में समानता अवसर, अस्पृश्यता का उन्मूलन, उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता का अधिनियम अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये सब किस में है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में। और देश के भ्रमण एवं निवास की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में। मानव तस्करी का निषेध, बेगार एवं बंधुआ मजदूर का निषेध, बाल श्रम का निषेध। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? तो ये हो गया आपको अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में। किसी धर्म को मानने, पालन करने एवं प्रसार करने की स्वतंत्रता, धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 में है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा, शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 32 में। मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय जाने का अधिकार किसने दिया था? B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। महत्वपूर्ण परीक्षा तत्व क्या है? मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपूर्ण संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। यह प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। सभी व्यक्ति कानून की नज़र में समान हैं। किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो भेदभाव का निषेध। भेदभाव का निषेध। राज्य किसी नागरिक के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। महिलाओं, बच्चों तथा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाकर जा सकते हैं। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। सरकारी नौकरी में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति SC एवं अनुसूचित जनजाति ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता, छुआछूत को समाप्त किया गया है। इसका किसी भी रूप में पालन करना दंडनीय अपराध है।
अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन। राज्य किसी भी व्यक्ति को सैन्य एवं शैक्षिक उपाधियों को छोड़कर अन्य उपाधियां प्रदान नहीं करेगा। नागरिक विदेशी राज्य से उपाधियां स्वीकार नहीं कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में है। छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में है। सरकारी नौकरी में समान अवसर अनुच्छेद 16 में। उपाधियों का अंत है अनुच्छेद 18 में। तो अब देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। यह लोकतंत्र की आत्मा माना जाता है। अनुच्छेद 19 6 स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद 19 में है 6 स्वतंत्रताएं जो भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण एवं बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यवसाय, व्यापार या पेशा अपनाने की स्वतंत्रता। अब नोट क्या है? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में संरक्षण। पूर्व व्यापारी दंड से सुरक्षा। एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं मिलेगा। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 थर्ड में है अनुच्छेद 21 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, निजता का अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। 86वीं संविधान संशोधन 2002 और 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी एवं निरोध के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के कारण बताने का अधिकार, वकील से परामर्श का अधिकार, 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। निवारण निरोध के संबंध में अधिकार, हमारा अधिकार, हमारा पहचान। परीक्षा में क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें से देख लेते हैं। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। जीवन का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 21 में। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A। गिरफ्तारी संबंधी संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A। कानूनी अधिकार। सो अब देख लेते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 एवं 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किया गया है।
इसका उद्देश्य व्यक्तियों को शोषण, बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम से सुरक्षा प्रदान करना है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी एवं बेगार का निषेध। मानव तस्करी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर प्रतिबंध। बेगार बिना वेतन के जबरन कार्य निषेध। बंधुआ मजदूरी पर रोक। किसी भी प्रकार का जबरन श्रम दंडनीय अपराध है। राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लगा सकता है, लेकिन धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना तथा अन्य खतरनाक कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता। बालकों के स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास की रक्षा का प्रावधान। महत्वपूर्ण तथ्य। अनुच्छेद 23 सभी नागरिकों एवं विदेशियों पर लागू होता है। अनुच्छेद 24 बच्चों को खतरनाक उद्योगों में कार्य से सुरक्षा प्रदान करता है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1946 इस अधिकार को मजबूत करता है। परीक्षा हेतु तथ्य हो गया। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार एवं बंधुआ मजदूरी का निषेध करते हैं। 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के श्रम का निषेध। अब देख लेते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर 28। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। यह सभी नागरिकों को अपने धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 25 में। यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। किसी भी प्रकार का जबरन श्रम दंडनीय अपराध है। राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लगा सकता है, लेकिन धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं के अधिकार। प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अधिकार है कि वह धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और संचालन करे, धार्मिक मामलों पर प्रबंध करे, संपत्ति अर्जित और संचालित करे। अनुच्छेद 27 धार्मिक करों से मुक्ति। किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के प्रचार या पोषण हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा से संबंधित स्वतंत्रता। पूर्णतः संस्कारी, वित्त पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के लिए छात्र की सहमति आवश्यक है। प्रमुख तथ्य देखते हैं अब। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। 44वें में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल है। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? 23 मानव तस्करी, बेगार एवं बंधुआ मजदूरी का निषेध 24 में है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के श्रम का निषेध।
सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार को अब देख। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य भारत की भाषाई, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करना है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। संस्कृति की रक्षा का अधिकार भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के समूह को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है। प्रवेश में भेदभाव का निषेध। राज्य द्वारा संचालित या राज्य सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं में किसी भी नागरिकों के साथ धर्म, जाति, भाषा, मूल वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्था स्थापित करने का अधिकार। संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार। धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षिक संस्थाएं स्थापित और संचालित करने का अधिकार है। यदि सरकार किसी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्था की संपत्ति का अधिग्रहण करती है तो उचित मुआवजा देना आवश्यक होगा। राज्य सहायता प्रदान करने समय किसी शैक्षिक संस्था के साथ भेदभाव इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह किसी धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक द्वारा संचालित है। मुख्य तथ्य। अनुच्छेद 29 भाषा, लिपि एवं संस्कृति की रक्षा। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार। ये अधिकार धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हैं। यह संविधान के मौलिक अधिकारों भाग 3 में शामिल है। परीक्षा उपयोगिता। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार। उद्देश्य है अल्पसंख्यकों की भाषा, संस्कृति और शिक्षा की सुरक्षा। संवैधानिक उपायों का अधिकार अब देखते हैं। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा। संवैधानिक उपायों या अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित है। यह नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर सीधे उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार देता है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। प्रमुख विशेषताएं। मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। नागरिक सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। उच्च न्यायालय की अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। आपातकाल में कुछ परिस्थितियों में इस अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब देखते हैं रिट के प्रकार। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अगर आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और तब तक हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थ हो गया शरीर को प्रस्तुत करो। अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार। परमादेश का अर्थ क्या है? तो हम आदेश देते हैं किसी लोक अधिकारी या संस्था को
उसका वैधानिक कर्तव्य पूरा करने का अधिकार। प्रतिशोध अधीनस्थ न्यायालय या उसके अधिकारी क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकता है। उत्प्रेषण उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करता है। अधिकार पूछा मतलब किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि वह किस अधिकार से सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहा है। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। कुल 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग को अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर की तो मैं कमेंट कीजिए और मैं फिर इसके बाद वाली मैं वीडियोज़ लेके सॉरी